आवाज आ रही है। हाँ अंशिका, गुड इवनिंग, Good वेलकम evening, टू माय sir. क्लास। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अपन लास्ट टाइम पे तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें एल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम लेते हो और दो एल्काइल हैलाइड के दोनों के हैलोजन हट जाते हैं और दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। ये अपन ने देखा था वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन से डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम की एल्केन बना सकते हो आप। लेकिन वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा क्यों है? एक बात मैंने शायद बताई नहीं है, पहले वो कर लेते हैं फिर डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ऐसा क्यों होगा कि वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर वाली एल्केन नहीं बना सकते? क्या रीजन हो सकता है? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को प्रोपेन बना दो आप, तो अगर आप प्रोपेन बना रहे हो तो आपको दो एल्काइल ग्रुप लेने पड़ेंगे। अब दो एल्काइल ग्रुप जो अपन ने लिए तो वो आधे आधे कार्बन के लेते हैं अपन नॉर्मली। अब यहाँ पे अगर आप आधा कार्बन करोगे, ठीक है, यहाँ पे आधा कार्बन तो अपन 1.5 तो कर नहीं सकते 3 कार्बन एटम। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं एक कार्बन और दो कार्बन के ग्रुप में, है ना, है ना। एक कार्बन और दो कार्बन मिथाइल और इथाइल। तो अपन ऐसे सोचते हैं कि अपन ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और सोडियम ले लेते हैं अपन, ठीक है, और अपन ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में EtClCH2CH3, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड अपन ने ले लिया और अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ सोडियम से रिएक्ट करोगे तो ये यहाँ पे NaCl हट जाएगा, दोनों से Cl हट जाएंगे और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन बच्चों एक बात और आपको सोचने की है, ठीक है, वो ये बात है कि आपने सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं है ना। यू हैव नॉट टेकन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl की एक मॉलिक्यूल CH3Cl का लिया हो, एक मॉलिक्यूल इथाइल का लिया हो, ऐसा तो लिया नहीं है आपने। अगर एक मोल भी लिया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके हैं, और दोनों ही एक साथ रिएक्शन में प्रेजेंट है क्योंकि आपने दोनों एल्काइल हैलाइड ले लिए, मिक्स कर दिया इनको, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऐसा भी संभव है कि सिर्फ ये ना मिले। मान लीजिए कि दो तरह के अल्काइल हैलाइड है तो CH3Cl अंशिका और Na और दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3Cl ही रिएक्ट कर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आपको मिलेगा CH3CH3, ठीक है, इथेन बन जाएगा आपका। समझ गए? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इथाइल क्लोराइड भी मिक्स किया है
और हो सकता है एक इथाइल क्लोराइड दूसरे इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर जाए, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं है आपने। 1 मोल भी लेते हो तो 1 मोल में भी 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उससे ये आपका ब्यूटेन बन सकता है। अलविया समझ में आ रहा है बेटा? है ना। तो एक्सपेक्ट तो अपन ने देखो सोचा क्या था, अपन ने सोचा ये था कि अपन को प्रोपेन मिलेगा, और प्रोपेन के अपन आधे आधे कार्बन एग्जैक्टली नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 3 कार्बन है। तो मैंने क्या करा कि एक कार्बन की एल्केन मिथाइल क्लोराइड लिया और एक इथाइल क्लोराइड लिया, दोनों को मिक्स करके रिएक्ट किया। जब दोनों को मिक्स करके रिएक्ट किया तो अपन को ये मालूम चला कि सिर्फ प्रोपेन ही नहीं मिल रहा, अपन को साथ में इथेन और ब्यूटेन भी मिल रहा है। क्योंकि, है ना, क्योंकि आपने दो अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड मिला दिए हैं। वो दो अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, या दोनों के दोनों आपस में खुद के मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे इथाइल ने इथाइल से रिएक्ट किया और मिथाइल ने मिथाइल से रिएक्ट किया, ठीक है। तो जिससे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। और ऐसा रिएक्शन करना सही नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अंशिका? ये बात समझ में आई कि क्यों अपन ने प्रोपेन का सोच के दो और एल्केन्स मिल गए? आई बात समझ में अंशिका बेटा? अलविया, आई होप इट इज क्लियर। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, समझ हाँ नहीं आया। हाँ, देखो 3 कार्बन की, मैंने बोला कि मेरे को 3 कार्बन की एल्केन बना दो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि बोर्ड्स में अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे को ब्यूटेन चाहिए होता है ना, तो मैं आधे आधे कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ। देखो अपन ऐसे ही तो कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है जो आपको एल्केन मिलती है उसमें दुगने कार्बन एटम होते हैं, डबल कार्बन एटम हो जाते हैं ना। जो एल्काइल हैलाइड में एक R ग्रुप है तो एल्केन में 2 R ग्रुप हो जाएंगे। दिखा आपको? ये देखो, तो आपने क्या करा कि मैंने बोला प्रोपेन बनाओ, तो प्रोपेन में कितने 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के आधे कार्बन वाली एल्केन लेनी है अपन को। अब 3 कार्बन के आधे कार्बन कितने होते हैं? 1.5 कार्बन की एल्केन कोई होती है क्या? हो ही नहीं सकती, जानते हैं अपन। कोई कार्बन को आधा थोड़ा ना करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा चेंज किया। आपने सोचा कि ठीक है 3 कार्बन की एल्केन मेरे को बनानी है, तो ऐसा करता है कि एक तो मैं एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और एक 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड सेलेक्ट किया अपन ने, है ना। और उम्मीद ये की कि मिथाइल और इथाइल दोनों आपस में रिएक्ट करें, मिला दिया दोनों को, दोनों आपस में रिएक्ट करें, ये एक्सपेक्ट किया अपन ने, ठीक है। ऐसा तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये मिथाइल क्लोराइड जो है ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड होंगे, तो जिससे आपको ये वाली एल्केन भी मिल सकते हैं, इथेन मिल सकती है। और इसी तरह से इथाइल क्लोराइड जो है वो भी अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, जिससे आपको ब्यूटेन मिल सकती है। समझ आया? ब्यूटेन मिल सकती है, आपको इथेन मिल सकती है। प्लानिंग आपने किसकी की थी? प्रोपेन की। तो ये तो एक्स्ट्रा मिल गए ना, आपका यील्ड लॉस होगा। आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, साथ में 2 प्रोडक्ट और बन गए, तो वो 2 प्रोडक्ट कहाँ से बने? आपके रिएक्टेंट से ही तो बने। तो आपको जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो तो कम हो गया, क्योंकि उसके बदले 2 प्रोडक्ट्स बन गए जो आपको नहीं चाहिए। आपने सोचा तो ये था बनाने के लिए, लेकिन साथ में ये मिला और ये मिला, है ना। क्यों? क्योंकि आपने ये और ये कैसे मिल गए? 2 अलग अलग तरह की एल्केन मिलाई आपने। 2 अलग अलग तरह की अगर एल्केन मिलाई तो आपको 3 एल्काइल हैलाइड मिले। 2 अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड लिए आपने, तो आपको 3 अलग अलग एल्केन्स मिल गई। समझ आया? क्लियर? तो ऐसा अपन आप एक सेंटेंस लिख लीजिए अलविया और अंशिका,
कि वुड्स रिएक्शन जो है आपका, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो ऑड नंबर वाली एल्केन होती है उन कार्बन एटम को नहीं बनाया जा सकता वुड्स रिएक्शन करके। समझ में आया अंशिका बेटा? अलविया बेटा समझ में आया? तो ये अपन नहीं बना सकते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे प्रिपेयर करोगे? जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे इसके दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो है, मैं पहले तरीके का नाम लिख देता हूं, बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है डी कार्बोक्सिलेशन, जिसका मतलब है CO2 का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ CO2। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला RCOH होता है। ठीक है, अगर आप इससे CO2 हटा देते हैं तो क्या मिलेगा? CO2 हटा दो यहां से, ये हिस्सा हटा दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा? RH। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिमूवल ऑफ CO2, या वर्ड्स में सिंपल एक शब्द में बोलेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, करते कैसे हैं? करना बड़ा आसान है इसको। आप सोडा लाइम ले लो, सोडा मतलब होता है NaOH, और लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट कर दो स्ट्रॉन्गली। एल्केन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH ले लो, लाइम ले लो और हीट कर दो। ठीक है, वर्ड्स में भी लिखा सकता है, मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, सोडा लाइम, लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, हीट। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम हीट करने पर एक कार्बन कम वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हट जाता है, और एक कार्बन कम वाली एल्केन आपको मिलती है। समझ आया? तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अंशिका समझ में आया कि नहीं आया? अलविया बताओ जरा। जैसे ये कहलाता है बेंजोइक एसिड, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे तुम NaOH कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? COO हटा दो और बेंजीन मिल गया, H जोड़ दो यहाँ पर। समझ आ गया? ठीक है, तो ये बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक्चुअल में मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ आपको कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म में आप क्या करते हो, RCOH लेते हो, इसमें ये बेसिक मीडियम है, सोडा और लाइम बेस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम बेस से रिएक्ट करते हो तो ये बनता है RC, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है ONA, और OH माइनस H+ तोड़ लेता है तो वाटर। ठीक है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है जिससे आपको सॉल्ट मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और वाटर। अब जब तुम इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये जो CO2 है ये टूट जाता है R से, ये अपने इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइन करके, तो ये तुम्हें मिलता है R माइनस Na प्लस CO2। ठीक है, CO2 अपने इलेक्ट्रॉन जो CO माइनस है वो डबल बॉन्ड बना लेता है, जिस कारण से R माइनस हट जाता है। तो R माइनस अलग हो गया, Na+ इसके साथ आ गया, CO2 बिल्कुल ज्वाइन हो चुका है। CO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे हुआ करता था। तो यहाँ CO2 हट गया आपका। ठीक है,
RNA बन गया। अब ये वाटर से रिएक्ट करेगा H2O से और ये बन जाता है RH, ठीक है, और NaOH, तो ये आपका एल्केन बन गया, ठीक है। तो काफी आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। अब इसमें भी ऐसा है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो उतना आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होगा। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि वो माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच के उसको स्टेबलाइज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसे अगर आप ऐसा करते हो कि एक तो बेंजीन लेते हो, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं। तो इस नाइट्रो वाली बेंजीन रिंग का डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। इसका जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर लगे होते हैं तो माइनस को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, ये जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 12th में भी आएगा। बीटा कीटो एसिड्स अगर होते हैं, इसका क्या मतलब है बीटा कीटो एसिड्स का, कि जिनके बीटा कार्बन पे कीटोन हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, जिनके बीटा कार्बन पे कीटोन हो, अगर आप इनको हीट करते हो तो ये बिना सोडा लाइम के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये इतनी आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होता है कि आपको सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती। बिना सोडा लाइम के ये CO2 जो है हट जाता है। तो आप इसको हटा दो और यहाँ H लगा दो बस, तो ये मिल गया और CO2 अलग हो गया। तो बीटा कीटो एसिड्स लिख लीजिएगा आप एक बार। एक तो ये लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी बात ये लिखेगा बीटा कीटो एसिड में कीटोन होता है और जिस कारण से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। समझ में आया? ये बातें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें एक और बात नोट कीजिए कि जो एल्केन आपको मिलेगी उसमें कम कार्बन एटम होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कार्बन एटम या जो भी COH के जितने भी COH है उनके कार्बन एटम जो थे वो CO2 बन के बाहर निकल गए, तो आपकी जो फाइनल एल्केन होगी उसमें कम कार्बन एटम आपके पास रहेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से तो दूसरा तरीका है जिससे आप इजीली एल्केन बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ किसका करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, का अपन करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको आप NaOH से रिएक्ट करा दो तो ये बन गया। हीट मत करना, हीट करोगे तो फिर वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, फिर तो CO2 हट ही जाएगा।
आप सिर्फ NaOH मिला दो इसमें, तो NaOH मिलाओगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, RCOO Na बन जाएगा। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे अगर इसको हीट करते तब तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन RH हो जाता, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा था। ठीक है, अभी जो अपन कर रहे हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करोगे, मतलब इसके एक्वस सॉल्यूशन में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ये आपको एल्केन मिलेगी। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन में तो CO2 हटा के H रख देते हैं बस। देखिए ये यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिसिस में, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस जो जिसका पूरा नाम है, इसमें CO2 हटाकर जो बचा हुआ एल्काइल ग्रुप है उनको डबल कर देते हो, दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हो, तो RR मिलता है। समझ में आया? और मिलता है आपको हाइड्रोजन, H2 गैस। ये तो मिलता है एनोड पर, एट एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, और ये मिलता है आपका कैथोड पर। ठीक है, तो कैसे होता है ये रिएक्शन ये मैं बता देता हूँ। ये आपका कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है इतना। ठीक है, दिस इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये वाला रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो आप CO2 हटा दो और H रख दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है जैसा कि आपको दिख ही रहा है। दूसरा तरीका है कि CO2 हटा के साइज को डबल कर दो, वो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। अब ये होता कैसे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, इसका मैकेनिज्म भी अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे अगर CH3COH एसिटिक एसिड है ना, जो एक छोटा सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर इसमें अपन सोडा लाइम और हीट करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो ऐसी परिस्थिति में तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। आप CO2 हटा दो तो और CH3H मीथेन बना दो बस। ठीक है, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। क्लियर? अगर आप इसका कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कोलवेज में क्या होगा आपका, पहले तो आपको सोडियम सॉल्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो NaOH से रिएक्ट करिए पहले, फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए। इसका पूरा नाम कोलवेज, या आप सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हैं। ठीक है अंशिका, तो यहाँ पर क्या करोगे, COOH हटाकर क्या करते हैं अपन, COH हटाते हैं, अल्विया और एल्काइल ग्रुप का जो साइज होता है ना, उसको डबल कर देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप का साइज क्या था आपका, CH3 था, COH हटाया, CH3 को डबल कर दिया, CH3 हो गया, ये बन गया। तो यहाँ पे आपको इथेन मिल सकता है और वहां पे ऊपर मीथेन मिलेगा। दो तरीके हैं, आपके पास कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो दूसरा एल्केन मिल सकता है, और डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो अलग एल्केन मिलेगा। इसमें करते कैसे हो आप, कोलवेज का मैकेनिज्म भी मैं बता देता हूँ।
ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म। इसमें आप सोडियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और वाटर लेते हो तो वाटर में क्या होगा, H2O है, तो H2O H+ एंड OH- मान सकते हो आप इसको। ठीक है, आपके पास ये चीजें हैं। तो कैटायंस में आपके पास Na+ और H+ है, और एनायंस में आपके पास RCO- और OH- है। अब आप क्या करते हो, इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, आप इसको एक कंटेनर में ले लेते हो, ठीक है। कंटेनर में एक तो होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सेल से कनेक्ट कर देते हो इसको। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड। कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, है ना, कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी तरफ जाएंगे। और एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है, एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं, कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। एनोड पर होता है, एनायंस आते हैं तो एनायंस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन होगा, ठीक है। एनायंस आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप RCO- आ रहा है एनोड पर, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो वो इस माइनस का इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो ये बना RC डबल बॉन्ड O और O डॉट रेडिकल बचा। एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड में चला जाएगा, सेल इसको खींच लेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, ये अनस्टेबल है, तो ये ऐसे तो रह नहीं सकती, तो ये क्या करती है आप देखिए, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और ये R और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं, है ना, जिससे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना जाता है। दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन O पे था, एक इलेक्ट्रॉन C पे था, ठीक है, दोनों ज्वाइन हो गए, एक तो मिला रेडिकल, और ये C डबल बॉन्ड हो तो पहले से ही था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो था लेकिन ये O रेडिकल था, उधर से एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, CO2 बन गया। ये R रेडिकल है ना, रेडिकल अपन उस इंटरमीडिएट को कहते हैं जिसपे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये एज इट इज नहीं रहेगा, क्या होगा, बहुत सारे रेडिकल बन रहे होंगे ऐसे एनोड पर, तो ये आपस में इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल है ना, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में दो रेडिकल होंगे जो आपस में टकराएंगे, और टकरा कर इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये आपके सामने आ गया RR, एल्केन बन गया, ठीक है। CO2 is not liberated, it is absorbed in the basic solution. बेसिक सोल्यूशन होता है इसका जो, जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए। समझ में आया अंशिका, अलविया, समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस
ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, कौन कर सकता है गेन? देखिए अपने सिस्टम में कौन कौन था, Na+ था, H+ था, दो जने कैटायन है, कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे। अब किसको कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे? एक्चुअली कौन जाएगा ये देखना है अपन को, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसमें जो आपका सोडियम है ना, जो सोडियम है आपका, सोडियम का तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण वो और इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, वो स्टेबल है ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, जो H+ है वो जरूर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो H+ इसकी ओर बढ़ता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि H+ है आपका, H+, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनोड से गए सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, जैसा कि आपको मालूम है ना, पूरा सर्किट कंप्लीट रहता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन एनोड से गया है वो कैथोड पे चला जाता है, सेल से जुड़ा रहता है ना, बैटरी से कनेक्टेड रहता है पूरा। तो कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी जो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगी, और जैसे ही वो कैथोड को टच करेगी तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी कैथोड से। तो कौन रिड्यूस, इसको कहेंगे रिडक्शन हुआ। कौन रिडक्शन हुआ? H+ ले सकता है आसानी से इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा, और उसके पास क्या रास्ता है, वो दूसरे अपने जैसे, ऐसा एक के साथ तो हुआ नहीं होगा, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम रहा होगा, तो उसके साथ जुड़ के ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, और एनोड पर एल्केन लिबरेट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो गैस विच इज लिबरेटेड एट एनोड is your alkane, and the gas which is liberated at cathode is hydrogen. ठीक है, क्लियर? समझ गए? तो इस तरह से अपन करते हैं, अपन कुछ और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिससे अपन को क्लियर हो जाए कैसे करना है। लेकिन इतना डिटेल आप नहीं सोचोगे, आपको बस जल्दी से आंसर लिखना आना चाहिए। NaOH लिया, जैसे सोडियम सॉल्ट बन गया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया, है ना, तो क्या करना है, CO2 को हटाना है, और जो एल्काइल ग्रुप है आपका उसके साइज को डबल करना है, बस ऐसे, बस ऐसे आंसर लिखना है। तो ये कहाँ पर बना? ये बना आपका CO2 कहाँ हटा, CO- एनोड पर, कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में क्या रह गया? सॉल्यूशन में जैसे आपका Na+ रह गया, जैसा कि अपन को दिख रहा है यहाँ पर। H+ तो निकल गया, रिड्यूस हो गया, H+ जो है हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सिस्टम में क्या बच गया, OH-, और क्या बच गया, Na+। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, आपका सोल्यूशन और एल्कलाइन होता जाता है। ठीक है, NaOH is left in the solution. NaOH is left in the solution मतलब जो pH of the solution है वो ड्रॉप होता जाता है। pH of the solution decreases
क्यों? सॉरी, इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, क्योंकि बेसिक होता रहता है। pH of the solution increases, the solution become more alkaline, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता आ रहा है आपका NaOH आगे आता आ रहा है। समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसमें? जल्दी से बताएं मेरे को। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन तरीके देखते हैं रिडक्शन के। रिडक्शन करके भी आप एल्केन बना सकते हो। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हो आप। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है, आप कई सारे तरह के रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। रेड फॉस्फोरस प्लस HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जितने भी ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उन सभी को हटा के एल्केन H लगा देगा उनकी। तो यहाँ एक RCH3 है। समझ आ गया? रेड फॉस्फोरस प्लस HI लोगे तो सारे ऑक्सीजन हटके H लग जाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। समझ गए? ऐसा अपन कीटोन पे भी कर सकते हैं। रेड फॉस्फोरस प्लस HI लोगे, सारे ऑक्सीजन हटा दो, सारे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, सारे बॉन्ड तोड़ दो, तो RCH2R। ठीक है, आप एल्डिहाइड पे भी कर सकते हो, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से रिडक्शन। HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो यहाँ पे RCH2H बन गया। हालांकि एल्डिहाइड कीटोन्स को आप क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर से भी रिड्यूस कर सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन also. क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, ये मैं बताता हूँ अभी आगे। आप नोट कर लीजिए। एक तो रिडक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI से है, बड़ा ही सिंपल है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI में आप क्या करोगे, आप H ऑक्सीजन सारे हटा के H लगा दोगे बस। अगर आपने अल्कोहल लिया है RCH2OH, और रेड फॉस्फोरस प्लस HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, सभी का रिडक्शन कर देगा ये। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को आप वुल्फ किस्नर या क्लेमेंसन से भी रिड्यूस कर सकते हो। उसमें आपके पास चॉइस है कि आप चाहो तो दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी काम में ले सकते हो। ठीक है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये हैं आपके, रिएक्शन का जो नाम है ये है क्लेमेंसन्स।
जिसके अंदर आप कीटोन लेते हो या एल्डिहाइड लेते हो, और जिंक अमलगम, अमलगम मतलब अलॉय जो मर्करी में डिसॉल्व होता है मेटल, उसको अमलगम कहते हैं, और HCl लेते हो। तो ये भी वैसा रेड फॉस्फोरस प्लस HI जैसा ही काम करेगा। रेड फॉस्फोरस प्लस HI जैसा ही काम करेगा, लेकिन ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। समझ में आ गया? तो जैसे मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ या कीटोन ले लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड लिया मैंने, तो एसिटल्डिहाइड के अंदर अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करता हूँ, क्लेमेंसन अगर आपको कोई बोलता है तो इसका मतलब है जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब होता है मर्करी के साथ जो अलॉय होता है मेटल्स का, उसको अमलगम कहते हैं पर। जिंक अमलगम मतलब जिंक डिसॉल्व्ड इन मर्करी और HCl। तो यहाँ पर ये हो गया CH3CH2, और H तो पहले से ही था, रिडक्शन हो गया। अगर मान लीजिए मैं कोई कीटोन लेता हूँ, जैसे कीटोन मैंने ले लिया 3-पेंटेनॉल, और मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करता हूँ, या रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी ले सकता हूँ यहाँ तो, जिंक अमलगम और HCl, तो मेरे को यहाँ पे पेंटेन मिल जाएगा। डबल बॉन्डों को बिल्कुल हटा देना आप। यही काम आप वुल्फ किश्नर से भी कर सकते हो। ये नाम इसका दूसरा है। 12th में अपन इसको वापस से डिटेल में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर 12th में। वुल्फ किश्नर रिडक्शन से भी ऐसा कर सकते हो। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी यही काम करना है अपन को, लेकिन वहां पर रिएजेंट दूसरे हैं। वहां पे आप तो एक तो लेते हो NH2NH2, ये कहलाता है हाइड्रोजीन। ठीक है, हाइड्रोजीन लेते हो, फिर लेते हो बेस। बेस आप ले सकते हो KOH, ठीक है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले सकते हो, और हीट करते हो 200 डिग्री तक, तो वहां पर भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा आपको, डबल बॉन्ड हो बिल्कुल हट जाएगा। याद कर लेना आप ये। बस फर्क इतना है कि वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होता है और क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होता है, इस बात का फर्क है बस। समझ में आया? अंशिका कोई डाउट बेटा इसमें? अलविया जल्दी बताओ। NH2 को कई बार अपन मिस कर जाते हैं, ये N2H4 करके लिखते हैं, कंडेंस करके। तो यहाँ पर आपको COCH3 मिलेगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, वुल्फ किश्नर करके, ऊपर वाला क्लेमेंसन है, ये वाला वुल्फ किश्नर है। आई होप ये क्लियर है आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय एल्केन्स।
कि एल्केन कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आपको देती हैं, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में वैसे देखा जाए तो एल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एल्केन्स हैव वेरी लेस रिएक्टिविटी, वेरी लेस रिएक्टिव, और इसी कारण से इनको अपन पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है पैरा अफिनस, मतलब लिटिल अफिनिटी, मतलब लिटिल रिएक्टिविटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्केन के अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो या तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये सभी बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर है ना। नॉन पोलर होने के कारण कोई एल्केन पे चार्ज नहीं होता, प्लस या माइनस चार्ज, तो इस कारण से रिएक्शन नहीं हो पाता। जो मॉलिक्यूल जो पोलर है, जहाँ पे प्लस चार्ज है, जहाँ पे माइनस चार्ज है, वहां रिएक्शन आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, इजीली हो जाता है। ठीक है, सो एल्केन्स के रिएक्शंस जो हैं अपन देखने वाले हैं वो बहुत ही कम है। इसमें जो सबसे कॉमन रिएक्शन है आपका, जो सबसे कॉमन रिएक्शन है एल्केन का, ठीक है, वो है आपका फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन। फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है आपका। ठीक है, फोटो हैलोजिनेशन में क्या होगा? फोटो हैलोजिनेशन के अंदर जैसा कि नाम बता रहा है अपन को कि लाइट की मौजूदगी में आप हैलोजन लगा रहे हो एल्केन्स पे, और इसको अपन फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप लेते हो एक एल्केन मीथेन, जैसे मीथेन ले लेते हैं अपन। हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन से आएंगे आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ले लिया मैंने, ये एल्केन है, ये क्लोरीन है जो कि हैलोजन है, और इनको मिक्स करके मैंने इनके ऊपर लाइट डाली। लाइट का फोटोन की एनर्जी एच न्यू, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या ऐसे लिखा रह सकता है सनलाइट। एक्चुअली ये कोई भी लाइट नहीं होती, ये लाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी की होती है, जो काफी हो, जो एनर्जी काफी हो क्लोरीन के बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो असल में एक्चुअल में ये यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, वो जनरली काम में आती है इस रिएक्शन को करने में। तो लाइट से इसको एनर्जी मिलती है क्लोरीन को, और उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, दो क्लोरीन एटम बन जाते हैं, और ये क्लोरीन एटम फिर आगे एल्केन से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आएगा CH3Cl और HCl। ठीक है, ट्रिक तो बड़ी आसान है। ट्रिक में तो आपको करना क्या है, ट्रिक के अंदर CH3H है और ClCl है, तो एक तो HCl बना दो और एक CH3Cl बना दो। समझ में आ गया? बस इतना सा करना है आपको, H को Cl से जोड़ दो, CH3 को Cl से जोड़ो, बस दैट्स इट। ठीक है, हाँ यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है मीथेन है, एक ही कार्बन है, तो कहाँ कहाँ क्लोरीन जुड़ सकता है ये अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी अंशिका। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक ही जगह जुड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं अपन को। साइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि मान लीजिए किसी एक कार्बन पे एक क्लोरीन लगने के बजाय दो बार रिएक्शन कर गया तो दो Cl लग गए। ठीक है, तो ये कहलाता है डाइक्लोरो डेरिवेटिव। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि तीन क्लोरीन लग गए, कभी कभार तीन बार रिएक्शन हो गया बाय चांस, एक ही मीथेन मॉलिक्यूल से बार बार होता चला गया। या फिर
4 बार रिएक्शन हो जाए तो CCl4 बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव कहलाएगा। ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव कहलाएगा। और ये 4 क्लोरीन लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ही है मीथेन पे, तो मैक्सिमम टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव ही बन सकता है। ये टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से बन सकते हैं आपके साइड प्रोडक्ट्स। अब ये होता कैसे है, ये अपन मैकेनिज्म जान लें इसका। फोटो हैलोजनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी जगह काम में आएगा ये आपके, है ना। मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मैकेनिज्म बताने से पहले मैं कुछ बातें और बता दूं कि रेट के बारे में क्या कहा जाए। रेट अगर फ्लोरीन लेते हो, मान लो एल्केन एक ही लिया और हेलोजन अलग अलग ले लिया आपने, तब तो फ्लोरीन का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा और आयोडीन का होगा। फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होता है, और फास्टेस्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत हीट निकलती है और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है। अच्छा, इस कारण से फ्लोरिनेशन आप नहीं करते, क्योंकि अगर आप करने लगोगे तो बहुत सारे फ्लोरीन हर जगह जहां पे भी एच है सभी जगह फ्लोरीन लग जाएंगे। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मान लो आपने इथेन लिया है, तो इतनी हीट निकलती है कि हो सकता है कि इथेन का कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए। अनकंट्रोलेबल एक्सोथर्मिक। आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है ना। आयोडीन बहुत ही स्लो, धीरे धीरे चलने वाला रिएक्शन, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। डजंट गेट कंप्लीटेड। मेनली अपन क्लोरीन और ब्रोमिनेशन काम में लेते हैं। इसमें क्लोरीनेशन जो है ये थोड़ा रेट ज्यादा होती है, तो एक ज्यादा रिएक्टिव है। और ब्रोमीन जो है वो थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, ये कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो अगर एक ही एल्केन को 4 रिएक्शन अलग अलग लगाए जाए, जिसमें एक में फ्लोरीन से रिएक्ट किया, एक में क्लोरीन से, एक में ब्रोमीन से, एक में आयोडीन से, तो उसमें सबसे जल्दी फ्लोरीन का रिएक्शन होगा, जो कि सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के धीरे होंगे, सबसे धीरे आयोडीन का होगा, और इतना धीरे होगा कि कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना, रिवर्सेबल रहता है। ठीक है, मतलब उसमें आपका एल्केन और आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो एल्केन और आयोडीन आपके ऐसे ही रह जाते हैं, रिएक्शन नहीं हो पाता। समझ आया? ठीक है, क्लियर? तो ये तो डिपेंडेंस हुई किसकी, ये डिपेंडेंस हुई आपकी हेलोजन के ऊपर। दूसरा डिपेंडेंस जो हो सकता है आपका, हो सकता है एल्केन के ऊपर, कि एल्केन के ऊपर हेलोजनेशन, आप एक ही हेलोजन ले रहे हो, मान लो आप क्लोरीनेशन कर रहे हो और आप अलग अलग एल्केन लेते हो, है ना। तो एल्केन के ऊपर रिएक्शन कैसे निर्भर करता है कि कौन सी एल्केन जल्दी रिएक्ट करेगी, कौन सी एल्केन धीरे रिएक्ट करेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्शरी कार्बन है, टर्शरी हाइड्रोजन है,
उसकी रिएक्टिविटी सबसे अच्छी होती है टर्शरी कार्बन की या टर्शरी हाइड्रोजन की। जो टर्शरी कार्बन से जुड़ा टर्शरी हाइड्रोजन है, किसके मुकाबले? सेकेंडरी कार्बन या सेकेंडरी हाइड्रोजन के मुकाबले, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है प्राइमरी के मुकाबले, ठीक है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किसके? CH3 के मुकाबले, ठीक है, मिथाइल के मुकाबले। मिथाइल के हाइड्रोजन के मुकाबले। तो अगर आपने अलग अलग एल्काइल ग्रुप लिए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एल्काइल ग्रुप, ये वाली एल्केन ली, इसमें टर्शरी हाइड्रोजन है, आपने ये वाली एल्केन ली, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, आपने मान लीजिए कि ये वाली एल्केन ली जिसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है, और आपने मीथेन ले ली, ठीक है। अब इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से प्रोग्रेस होगी? सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है ना। हाइड्रोजन में टर्शरी हाइड्रोजन सबसे आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोजन फिर धीरे रिएक्ट करता है, प्राइमरी और भी मुश्किल से करता है, और मिथाइल वाला हाइड्रोजन सबसे मुश्किल से करता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका मैकेनिज्म जान के समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीका कि जिससे ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो मैकेनिज्म जानने के लिए अपन क्या करते हैं, पूरा एक रिएक्शन ले लेते हैं, और रिएक्शन अपन कोई और नहीं बल्कि वही अपना पहला रिएक्शन जिसमें मीथेन और क्लोरीन मिला रहे थे अपन, और वो रिएक्ट कर रहे थे, मीथेन और Cl2, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में, यूवी लाइट के। तो यहाँ पे मिल रहा था CH3Cl और HCl, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा था ये रिएक्शन? वैसे ठीक है, अपन ने एक बॉक्स बना के तो ड्रॉ कर दिया था मैंने आपको, ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, जितने भी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है हटा दो, है ना, और उससे आपको वहां पे Cl लगा दो। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है ही जिससे आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द मैकेनिज्म, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो आप इसमें क्या करते हैं कि कैसे हुआ ये, तो इसमें आप देखिए ऐसा होता है कि क्लोरीन लेते हो आप, क्लोरीन के अंदर आप हीट या लाइट देते हो, यूवी लाइट। अगर कम एनर्जी की लाइट दी तो रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? लाइट उतनी एनर्जी की देनी पड़ेगी आपको जो इसके बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, जो इसके बॉन्ड को तोड़ सकती है, उतनी एनर्जी की लाइट देनी पड़ेगी। तो अल्ट्रावायलेट लाइट में एनर्जी रहती है, तो वो क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ देगी। तो क्लोरीन में दो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर गया और एक इधर गया, है ना। दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इसका एक इसका, तो एक Cl ये वाला और एक Cl एटम ये वाला, ठीक है। ये होमोलिसिस हुआ है, होमोलिसिस का मतलब टूटते वक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो डिवीजन है, दो एटम जो अलग अलग हो रहे हैं वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया एक इसके पास गया। और जाहिर सी बात है प्लस, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में कैटायन और एनायन मिलते हैं, एक प्लस और एक माइनस मिलता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज तब होता है जब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तब एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो माइनस बन के टूटता है, और एक जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो प्लस बन के टूटता है, समझ गए। तो ये आपका होमोलिसिस हुआ, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है।
तो दोनों बराबर ढंग से टूटे। अब ये जो क्लोरीन, ये इससे बने क्या है, इससे ये जो क्लोरीन एटम या जिन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपन कहेंगे Cl फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुए और ये जो पहला स्टेप है ये कहलाता है इनिशिएशन स्टेप, या इसको पूरा नाम बोले तो चेन इनिशिएशन स्टेप। ये वो वाला स्टेप है जिससे रिएक्शन शुरू होता है, इसलिए इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। इसमें आपने एनर्जी दी और क्लोरीन के बॉन्ड टूट गए। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले क्लोरीन एटम जनरेट हुए, ठीक है। अब क्या ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐसे ही रहने वाले हैं? जवाब है नहीं। ये इंटरमीडिएट्स हैं, इनके बॉन्ड पूरे नहीं है, इन पे इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो ये रिएक्शन करेंगे और अपने साथ वाली दूसरी चीजों पे रिएक्शन करेंगे, अटैक करेंगे और उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इनके बॉन्ड पूरे हो जाए, तभी ये पूरी स्टेबल प्रोडक्ट या स्टेबल बन पाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे तब ये रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। मतलब इस तरह से अगर आप सोचो कि ये ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं होगा, दे विल रिएक्ट, ठीक है। तो आपने क्लोरीन रेडिकल लिया, ये क्लोरीन रेडिकल और क्या कर सकता है? साथ में आपने क्या लिया है ये सोचो। साथ में आपने लिया था मीथेन, ठीक है। तो ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन से टकरा सकता है जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और उसमें जो बाहरी एक हाइड्रोजन है उसको तोड़ सकता है। अच्छा, उसको कैसे तोड़ेगा ये भी देखना है अपन को। ठीक है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो उसको कब स्टेबिलिटी मिलेगी? जब वो किसी से जुड़ जाए, उसका बॉन्ड पूरा हो जाए, और जो साथ में जिसके जुड़े वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास है ना। तो आप जिसको तोड़ोगे, एक इलेक्ट्रॉन को अपन आधे एरो से बताते हैं, तो H को तोड़ लेगा, वो H एटम को तोड़ लेगा, H रेडिकल को तोड़ लेगा, ठीक है। तो ये मिल गया तुम्हारा, H तोड़ लिया इसने, तो ये बन गया HCl, ठीक है। क्लोरीन ने H को तोड़ लिया। अच्छा, कहाँ से तोड़ा? कार्बन से, मीथेन से। तो मीथेन के कार्बन पे H रेडिकल अलग कर दिया, तो उस पे कार्बन रेडिकल ऐसे रह जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे रह गया बिल्कुल, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। ये एल्काइल रेडिकल भी कहते हैं, या इस एल्काइल रेडिकल तो जनरल नाम हो गया, यहाँ ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो चलो, क्लोरीन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, वो H से टकरा कर H से जुड़ गया, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम किसकी आ गई है? किसके ऊपर आ गई है प्रॉब्लम? अलविया एंड अंशिका, जल्दी बताओ। अब किसकी प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम हो गई है मिथाइल की, क्योंकि मिथाइल पे अब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, वो रेडिकल बन गया है। दिखा आप लोगों को बच्चों? कैन यू सी इट? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये भी ऐसे चैन से बैठेगा नहीं, क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये किसी के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये जो आपने क्लोरीन लिया है मीथेन के साथ, सारे के सारे क्लोरीन तो एक बार में टूटे नहीं होंगे। देखो ऐसा होता है, कुछ को एनर्जी मिली, कुछ ब्रेक हो गए, बाकी जिनको एनर्जी नहीं मिली वो Cl2 ही है। तो ये मिथाइल रेडिकल किसी क्लोरीन के ऊपर अटैक कर सकता है और उससे एक क्लोरीन को अपने ऊपर ले सकता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ना। जिसका नतीजा क्या होगा कि ये CH3Cl बन जाएगा और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अकेला हो गया। तो ऐसा होने में, जैसे कुछ रेडिकल बने, उन रेडिकल ने किसी के ऊपर अटैक किया, नए रेडिकल बने, नए रेडिकल ने किसी और के ऊपर अटैक किया, और नए रेडिकल बने, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस, है ना। जिसमें क्लोरीन रेडिकल बना था, पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन में उसने मीथेन के ऊपर अटैक करके मिथाइल रेडिकल बनाया, मिथाइल रेडिकल ने Cl2 के ऊपर अटैक करके
CH3Cl और Cl रेडिकल बना दिया। अभी Cl रेडिकल फिर से किसी नए मीथेन के ऊपर जाके अटैक करेगा, उसका H तोड़ेगा, है ना, ऐसे करते करते, और HCl बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल किसी Cl को तोड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में रिएक्शन हो रहा है, इसको अपन इन स्टेप्स को कहेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप्स। चेन प्रोपगेशन स्टेप में वो वाले रिएक्शन इंक्लूडेड हैं जिनसे आपका रिएक्शन जो है आगे बढ़ रहा है ना। इसमें कुछ नंबर ऑफ रेडिकल कांस्टेंट रहते हैं। हाँ, एक रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके नया रेडिकल बनाता है, वो नया रेडिकल फिर से किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करके प्रोडक्ट बन जाता है, और एक वापस से वो ओरिजिनल रेडिकल छोड़ देता है, फिर वो किसी पे अटैक करता है। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में रिएक्शन होता है। जैसे अपना रिले रेस नहीं होता, रिले रेस में अपन बैटन देते हैं दूसरों को, ठीक है, अपन रन करके किसी आगे वाले अपने लाइन में जो खड़ा होता है उसको अपन बैटन प्रोवाइड करते हैं, है ना, फिर वो लेके भागता है, फिर वो अपने आगे वाले को देता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, है ना, तो आपको दिख रहा है कि एक रेडिकल ने किसी से एटम को तोड़ा, नया रेडिकल बना, है ना, नए रेडिकल ने किसी और एटम को तोड़ा, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन गया, और एक वो जो ओरिजिनल रेडिकल था वो वापस से आ गया। ठीक है, तो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप कहलाते हैं। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं चल सकता हर बार, ये भी अपन को समझना है कि रिएक्शन ऐसे अपने आप होता रहे, सब कुछ अपने आप बनता रहे, अपन जानते हैं ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जिनके कारण रिएक्शन बंद होने वाला होता है। और इन स्टेप्स को अपन कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप्स। चेन टर्मिनेशन स्टेप में वो वाले स्टेप्स आएंगे जिनसे रिएक्शन बंद होएगा, जो रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अपन अभी तक बोल रहे थे एक रेडिकल ने दूसरे पे अटैक करके एटम को तोड़ा, नया रेडिकल बना, उसने किसी पे अटैक किया, ऐसे रिएक्शन चलता जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जिससे दो रेडिकल आपस में जुड़कर रिएक्शन को खत्म कर ले और ऐसी चीज बना ले, दोनों का ही बॉन्ड बन गया और फिर आगे कोई रेडिकल बना ही नहीं आपका। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे स्टेप्स जिनसे रेडिकल्स हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं, देखिए प्रोपगेशन में खत्म नहीं हो रहे, प्रोपगेशन में एक रेडिकल नया रेडिकल बना रहा है, वो रेडिकल पे कोई दूसरा रेडिकल तीसरा बना रहा है। लेकिन जब मान लो ऐसा होने लगे कि सारे रेडिकल आपस में जुड़ के खत्म होने लगे, तो इससे अपने रेडिकल की पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। और रेडिकल्स ही हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले इंटरमीडिएट्स ही हैं जो अपने रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे थे। और अगर इनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगेगी तो रिएक्शन जो है आपका बंद होने लगेगा। और ऐसे कौन से स्टेप्स है जिससे रेडिकल खत्म होने लगेंगे? जैसे एक स्टेप, दो क्लोरीन रेडिकल आपस में टकरा गए अगर ये टकरा गए तो क्लोरीन बन जाएगा। और ये तो उल्टा हुआ जो आपने देखा था, पहले स्टेप का उल्टा हुआ। ये भी हो सकता है।
तो आपके रेडिकल डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और रेडिकली वो थे एक्टिव स्पीसीज, जिसके कारण रिएक्शन आगे बढ़ता जा रहा था, होता जा रहा था। अगर दो रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो वो रेडिकल जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे थे वो खत्म हो रहे हैं, तो रिएक्शन धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स जिसमें दो रेडिकल ज्वाइन होते हैं आपस में और नंबर ऑफ रेडिकल कम होने लग जाते हैं, ऐसे स्टेप्स को अपन चेन टर्मिनेशन स्टेप कहेंगे, है ना। और इससे रिएक्शन बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे रिएक्शन चलता रहे, आप रिएक्शन को और लाइट देते रहो, एनर्जी देते रहो। एनर्जी देते रहने से क्या होगा, एनर्जी देते रहने से नए रेडिकल, जो रेडिकल खत्म हो रहे हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप में, उन रेडिकल्स की भरपाई होती रहेगी, नए रेडिकल लगातार बनते रहेंगे, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने लाइट एनर्जी देना बंद कर दिया तो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू स्टॉप एंड इट इज गोइंग टू डाई, मतलब ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इन ऑर्डर टू कीप द रिएक्शन रनिंग, ठीक है। वरना चेन टर्मिनेशन स्टेप्स होते होते ये रिएक्शन पूरा बंद हो जाएगा। तो ये तो इसकी बेसिक थ्योरी है। दूसरी बात ऐसे पूछी आती है कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है हर बार कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, which can form in photohalogenation reaction। फोटो एलोजिनेशन में कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं किसी एल्केन के, ये जरूर, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। असाइनमेंट में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना होता है एल्केन को देख के कि कहाँ कहाँ आपका क्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी हैलोजन आपको दिया है वो लग सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की बात चल रही है, डाइक्लोरो की चल रही है, ट्राइक्लोरो, मतलब इसमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि एक क्लोरीन लगा के प्रोडक्ट की पूछ रहे हैं या दो क्लोरीन लगा के प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है या तीन क्लोरीन वाले प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन लेते हैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और इसका मैंने क्लोरीनेशन किया तो मेरे को कितने अलग अलग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर, अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स के मिल सकते हैं। कितने अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर मेरे को मिल सकता है। ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करने पे उसके जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, कितने अलग अलग तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल सकते हैं जो ब्यूटेन के क्लोरीनेशन करने पे मिलेंगे। तो पहले तो ब्यूटेन लिखा मैंने, ठीक है, ये ब्यूटेन लिखा। अब ब्यूटेन में जैसा कि अपन को दिख रहा है 4 कार्बन,
क्लोरीन लिखा और लाइट, सनलाइट या HNu लिख देते फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। 4 कार्बन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो चारों कार्बन अलग अलग तरह के नहीं है। इसमें ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी एक जैसे हैं। दिख रहा है सभी को? दिखा कि नहीं दिखा बच्चों? क्लियर? तो आप क्लोरीन चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात होगी। और क्या क्या बनेगा, बना के देख लेते हैं। CH3, CH2, 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 Cl। इसका नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन। समझ गए? 1-क्लोरोब्यूटेन इसका नाम है। अगर अपन यहां लगाते तो 4-क्लोरोब्यूटेन नहीं बोलते, इसको भी अपन 1-क्लोरोब्यूटेन ही कहते हैं। समझ आया? इसको भी अपन 1-क्लोरोब्यूटेन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग अगर इधर अपन ने क्लोरीन लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो काउंटिंग अपन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे लगाया तो राइट हैंड अपन नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिस एंड से लोएस्ट नंबर मिले, लोकेंट को, Cl को, सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड पे लगाता हूँ तो 4-क्लोरोब्यूटेन नहीं होगा, 1-क्लोरोब्यूटेन ही होगा। या राइट हैंड पे लगाता हूँ तो 1-क्लोरो, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे। तो कहने का ये मतलब हुआ एक कंपाउंड तो ये बन गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर या यहां पर भी मैं क्लोरीन लगा सकता था। ठीक है। और जब मैंने क्लोरीन लगाया यहां पर या यहां पर, ठीक है, तो मेरे को ये देखने को मिला कि अगर मैं 2 पे लगाता हूं तो यहाँ पे मैं बीच में लगा देता हूँ, मान लीजिए लेफ्ट हैंड वाले कार्बन पे, तो ये मेरे को मिला 2-क्लोरोब्यूटेन। दिख रहा है? 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। अगर मैं अगले राइट हैंड वाले कार्बन पे लगाता हूँ, राइट हैंड वाला कार्बन ये था, तो 3-क्लोरोब्यूटेन नहीं कहलाएगा, वो 2-क्लोरोब्यूटेन ही माना जाएगा। समझ में आया? वो 2-क्लोरोब्यूटेन ही कहलाएगा, माना जाएगा। क्यों? किस लिए? क्यों कह सकते हैं अपन ऐसे? ये 2-क्लोरोब्यूटेन ही कहलाएगा। ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि जो नंबरिंग है आपकी, नंबरिंग आप इधर से करोगे ताकि छोटा नंबर मिले 2 और ये 3। अगर इधर Cl लगाते हो तो आप 3-क्लोरोब्यूटेन नहीं बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू विल नॉट से 3-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। तो कितने अलग अलग क्लोरो डेरिवेटिव मिल सकते हैं आपको? कितने अलग अलग क्लोरो डेरिवेटिव मिल सकते हैं ये देखना है अपन को। अलविया और अंशिका, जितने अलग अलग तरह के कार्बन है उतने क्लोरो डेरिवेटिव मिल सकते हैं। समझ आया? ऐसा नहीं है कि 10 कार्बन है तो 10 क्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे। 10 कार्बन में से अलग अलग कितने तरह के, ये आपको देखना है। जितने अलग अलग तरह के कार्बन है वहां पे आप क्लोरीन लगाओगे और उन्हीं को अलग मानोगे, ना कि जितने कार्बन टोटल है उनको सबको अलग बता दिया। ऐसे नहीं करना अपन। समझ आया कि नहीं आया? आई होप ये क्लियर है बिल्कुल आपको। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, कि कितने अलग अलग क्लोरो डेरिवेटिव मिल सकते हैं, ब्रोमो डेरिवेटिव मिल सकते हैं। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जो आता रहता है सब एग्जाम्स में। जैसे अगर अपन देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लीजिए पेंटेन, पेंटेन ये है 5 कार्बन है। कितने, अच्छा ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या डाई क्लोरो डेरिवेटिव की बात चल रही है, ट्राई क्लोरो, ये भी जरूर ध्यान से पढ़िएगा। कितने अलग अलग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल पेंटेन।
मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब एक H हटा के एक Cl लगा रहे हैं, तो यहाँ आप ऐसे देख लीजिए ये कार्बन दोनों एक जैसे हैं, ये वाला कार्बन एक जैसे हैं, क्योंकि इधर से आओ चाहे इधर से आओ, जहां से नजदीक पड़े वहां से काउंटिंग शुरू करो। और एक ये वाला है बीच वाला कार्बन, तो कार्बन तो टोटल 5 है, लेकिन अलग अलग तरह के कार्बन तो सिर्फ 3 है। एक्सट्रीम बाहर वाले, फिर उसके अंदर वाले, और फिर एक बीच वाला। समझ आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर अपन कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ये देखना है अपन को। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं अपन, यहाँ लगा दिया 1 क्लोरोपेंटेन, एक मैंने यहाँ लगा दिया Cl तो 2 क्लोरोपेंटेन, और एक मैंने यहाँ लगा दिया तो 3 क्लोरोपेंटेन। तो 3 कंपाउंड अपन बना सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पेंटेन का एक आइसोमर है जो जिसमें 5 कार्बन तो हैं, मगर पांचों कार्बन कहीं पे भी या किसी पे भी क्लोरीन लगा दो, एक क्लोरीन लगाओगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा आइसोमर है पेंटेन का जो एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा? कुछ आइडिया अंशिका बता सकते हो? अलविया? वो है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन या आईयूपीएसी नेम बोले, नियो में सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, या आईयूपीएसी नेम अगर बोलो तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे 5 कार्बन तो हैं। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ तो क्लोरीन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं। बीच वाले को तो छोड़ ही दो। अच्छा बाहर वाले लो आप, बाहर वाला ये CH3 है। अच्छा ये भी CH3 उसी कार्बन से जुड़ा है बीच वाले से, और ये CH3 भी उसी कार्बन से जुड़ा है, और ये CH3 भी उसी कार्बन से जुड़ा है। समझ आ गया? सारे CH3 चारों के चारों CH3 एक ही कार्बन से जुड़े हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक CH3 ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का, एक व्हाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का, ऐसा नहीं है। सारे CH3 एक जैसे हैं। अब एक जैसे हैं तो किसी को भी चुन लो आप, किसी का भी हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ 5 कार्बन तो थे अपने पास, लेकिन आंसर अपने पास एक ही आया। समझ आ रहा है? आंसर जो आया अपने पास अलग अलग 5 आंसर नहीं आए, आंसर अपने पास एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण we were not having different types of carbon atom. All the carbon atoms were of same type. So we can choose any of them in the molecule and put Cl, and it will give us a same product. ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ रहा है? क्लियर? हाँ, अगर कोई मेरे को बोलता है कि इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव बताओ, नियोपेंटेन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। डाइक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि 2 क्लोरीन लगाने को बोला जा रहा है मिक्स। ठीक है, समझ में आया? 2 क्लोरीन लगाने को बोला जा रहा है, तो 2 क्लोरीन आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो? ये तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे? लास्ट क्वेश्चन है। तो आप या तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा दो, समझ गए? या फिर इसको 1 बोल दिया, 1,1 डाइक्लोरो हो गया ये। या फिर आप ऐसा करते, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 1, 2 और 3, 1, 3 हो गया। तो 2 डाइक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे आपको।
या आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टर्न पे और क्वेश्चंस दे दूंगा मैं, ठीक है, तो उससे आपको